Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. We are beginning a new series. इस सीरीज के द्वारा हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंडिया के सारे नॉन टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बोथ प्रीलिम्स एंड द मेंस। And like every subject or every topic, it also has a reference book, एक single source book जिससे प्रिपरेशन की जाती है। And modern Indian history के लिए जो सबसे ज्यादा recommended book है, that's called as the Spectrum। इस सीरीज के द्वारा हम जो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो किताब है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द स्पेक्ट्रम। गामा रेज जो होती है स्पेक्ट्रम के अंदर, उनकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻12, यानी कि इट इज साइज ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियाई। ऑन दी अदर हैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आर रेडियो वेव्स, जिनकी लेंथ या वेव लेंथ होती है 10⁻³ यानी कि 1000 मीटर, यानी कि एक बिल्डिंग से भी बड़ी हो सकती है। विजिबल स्पेक्ट्रम okay, this is not the spectrum we are talking about, right? No. We are talking about modern Indian history. हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के इतिहास के बारे में, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। This is a wrong slide. This is physics. We need to go to the history. We are talking about this spectrum, a brief history of modern India, which is published by the spectrum. हम इस सीरीज के द्वारा इस किताब को करने की कोशिश करेंगे। ये जो किताब है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करती है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेसिकली 1700 सेंचुरी के बाद बिगिन होती है। इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो दिस बुक शैल बी योर रेफरेंस बुक। ये कंप्लीट है, अपने आप में इनफ है, लेकिन इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इन दोनों बुक को भी साथ ही साथ पढ़ें। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑफ स्पेक्ट्रम इज मोर इन नोट्स फॉर्म, थोड़ा सा नोट्स टाइप के फॉर्म में दी गई है, तो देयर आर सम इंफॉर्मेशन जो कि कहीं ना कहीं पर स्किप हो जाती है। मॉडर्न इंडिया है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12, जिसको ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से आप जानते हैं। एंड द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, बेसिकली न्यू जो एनसीईआरटी है जिसके अंदर मॉडर्न इंडिया के बारे में दिया हुआ है। अगर आपको जेन्युइनली बेनिफिट उठाना है इस सीरीज का, जिस सीरीज के अंदर हम स्पेक्ट्रम को कंप्लीट कर रहे हैं, ये दोनों बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अगर जेन्युइनली बेनिफिट लेना चाहते हो, अगर एक्चुअली में जो प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना चाहते हो, सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। हम लेक्चर के दौरान ये कोशिश करेंगे कि ये जो मॉडर्न इंडिया वाली जो बुक है इसमें से जो भी कोई कंटेंट हो उसको क्लासेस के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। आप ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम को, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को अपनी एक रेफरेंस बुक बनाकर पढ़ सकते हैं, परंतु नेसेसरी है। नेसेसरी क्या, एक्चुअली में आपके लिए एडवाइजेबल है, बेनिफिशियल होगा अगर आप इस किताब को पहले पढ़ें और उसके बाद स्पेक्ट्रम को पढ़ना स्टार्ट करें। इस सीरीज के अंदर इन जनरल जो क्रोनोलॉजी और जो स्ट्रक्चर ऑफ टॉपिक्स जो फॉलो किए जाएंगे, दैट विल फॉलो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम वाली जो किताब होगी, राइट। आई जस्ट रिआइटरेट वंस मोर, हम इस सीरीज के द्वारा स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट इट इज एडवाइजेबल एंड रेकमेंडेड टू यू कि मॉडर्न इंडिया की जो पुराने वाली एनसीईआरटी है आप उसको जरूर पढ़ें। वो स्टोरी फॉर्मेट में दी गई है, उसको पढ़ने से आपको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी और उसमें से ज्यादा अच्छी तरह से याद होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। दो वी विल ट्राई टू इंक्लूड बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स, उसके दोनों के कंटेंट को हम क्लास में इस लेक्चर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, बट उसके बावजूद भी जो स्ट्रक्चर या क्रोनोलॉजी जो होगी चैप्टर्स की, टॉपिक्स की, वो बेसिकली स्पेक्ट्रम के इंडेक्स को फॉलो किया जाएगा। जैसे कि हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर ये दो टॉपिक दिए गए हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर टोटल 3 डिस्टिंक्शंस हैं। एक तो होता है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरा है मेडिवल, एंड थर्ड वन इज मॉडर्न। एंड देन उसके साथ एक अलग से डिस्टिंक्शन है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें फर्क क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, अगर हम मॉडर्न इंडिया की या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये बेसिकली कहीं अप्रोक्सीमेटली 1700 सेंचुरीज के बाद बिगिन होती है। इवन इन द यूरोप मॉडर्न हिस्ट्री इज कंसीडर्ड आफ्टर 1700। क्यों? क्योंकि वहां पर भी 1750 के समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रादर दैट वाटरशेड जो कि मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड करता है। दैट इज वेयर इट बिगिंस। इंडिया में 1750s का टाइम है जहां से ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है, ब्रिटिश रूल। सो जब हम मॉडर्न इंडिया के जब मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो वी स्टार्ट विद द राइज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ब्रिटिश रूल जब इंडिया में बिगिन होता है उससे स्टार्ट करते हैं। अब
से लेके 1857 तक इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था और 1857 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन, द किंग और क्वीन जो उस समय वहां होते थे, उनका डायरेक्ट रूल था। इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये 1857 से 1947 का समय है। इसको कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। प्राइमरली मॉडर्न इंडिया के दो पार्ट्स हैं, यानी कि 1700 से 1857 जिसको ब्रिटिश रूल के राइज को पढ़ना होता है जहां पर, और 1857 से 1947 जहां पर फोकस उस समय तक ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हो चुका है, फोकस है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। और मेडिवल 1000 ईयर से लेके 1700 साल तक, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत जो होती है और उसके बाद जो मुगल रूल है उसको पढ़ते हैं, और उसके बाद बियॉन्ड 1000 जो भी है उसको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सिलेबस के मेंस के जीएस पेपर 1 के अंदर दो टॉपिक है हिस्ट्री से एसोसिएटेड। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। यही मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी का मतलब हो गया 1750s के बाद का। और द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो पूरे के पूरे टॉपिक है, यही बेसिकली हमारी जो किताब है स्पेक्ट्रम, उसके अंदर दिया गया है। यही इसी किताब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12 के अंदर भी दिया गया, पुराने वाली एनसीईआरटी में। यही दोनों की दोनों चीजें हम करने की कोशिश करेंगे। So we'll begin this series today from here on। आज के बाद इसके अंदर जो पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम किताब है आप इस सीरीज के द्वारा कंप्लीट कर सकते हो। इन केस अगर आपको इस क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, दोस पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ्स ऑफ द क्लासेस एंड ऑल्सो फॉर द नोटिफिकेशंस की क्लासेस किस समय यूट्यूब पर लाइव हो रही हैं, वो भी उसकी नोटिफिकेशंस आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। इफ यू हैव स्टिल सम डाउट्स रिलेटेड टू स्टडिंग हिस्ट्री और एनीथिंग एल्स एज पर्टेनिंग टू यूपीएससी सीएससी, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल। जब आप अपनी स्पेक्ट्रम की किताब खोलते हैं तो सबसे उसमें कंटेंट्स में यानी इंडेक्स में जब जाते हैं तो उसका जो इंडेक्स है इस प्रकार से डिवाइडेड है यूनिट के अंदर, एंड ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर चैप्टर्स। तो पहली यूनिट में सोर्स और अप्रोचेस बताते हैं हिस्ट्री के। ये हमें नहीं करने हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें प्रीलिम से एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन है नहीं, मेन से भी एसोसिएटेड क्वेश्चन नहीं है। ये बस ये बताते हैं कि कहां कहां से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जिससे हमने बेसिकली पूरी की पूरी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया है। मेजर अप्रोचेस, एकेडमिक और आइडियोलॉजिकल अप्रोचेस, इतिहास को देखने की अलग अलग अप्रोचेस हैं। मार्क्सिस्ट कैसे देखते हैं, नेशनलिस्ट कैसे देखते हैं, कम्युनलिस्ट कैसे देखते हैं। विल स्किप दीज टू चैप्टर्स। हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे रीड करेंगे तो यू विल गेट इट इन्फॉर्मेशन। आप इसके अंदर कोई खास घबराने वाली चीज है नहीं। असली में जो इतिहास है यहां से स्टार्ट हो रहा है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इट्स अ वेरी बेसिक सिचुएशन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है was ruled by the मुगल्स। कहां से? 1550 से लेके अप्रोक्सीमेटली 1857 तक। दो ओरिजिनल जो इनका पावरफुल रूल है वो 1550 से 1710 से 20 के बीच में है। उसके बाद बेसिकली मुगल्स का डिक्लाइन, 1710 के बाद मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है और 1750s के बाद ब्रिटिशर्स का राइज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो ये 1550 से लेकर 1750 तक का जो ये पीरियड है 200 साल का, इसमें मुगल्स का राइज और मुगल्स का डिक्लाइन है। इसके साथ साथ इस समय सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं बल्कि और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स एंड पोर्चुगीज, ये सब भी बेसिकली इंडिया में आने की कोशिश किए थे। कहानी ये है कि जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स बिकेम द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो स्पेसिफिकली कौन कौन यहां पे इंडिया में आया था, कहां कहां पर वो स्थापित हुआ और कैसे ब्रिटिशर्स ने उन्हें हरा दिया, ये हमारे इस वाले चैप्टर का इस वाले चैप्टर की डिस्कशन है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अगर आप नोटिस करो, मुगल जो राज्य है वो बेसिकली 1526 में स्टार्ट होता है। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। 1526 में मुगल राज स्टार्ट होता है। वियर्डली इनफ 1526 से पहले 1510 में पोर्चुगीज जो थे इन्होंने गोवा को कब्जा लिया था। मतलब कि यूरोपियंस इन इंडिया ऑलरेडी हैड ए टेरिटरी इवन बिफोर द मुगल्स एक्चुअली स्टार्टेड देयर डायनेस्टी। इंटरेस्टिंग राइट? चलिए, ऐसी बड़ी सारी, दिस इज हिस्ट्री एंड ऐसी बड़ी सारी सी इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को और देखने को मिलेगी हमें। चलिए, नेवरदलेस हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री 1700 से पहले के समय की बात है, राइट? एंड दैट इज पार्ट ऑफ द मेडिवल इंडिया। यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे वो मेडिवल इंडिया में आए थे, मॉडर्न इंडिया में नहीं आए थे। मॉडर्न इंडिया में तो आ चुके थे तब तक। अच्छा, उसके बाद इंडिया ऑन द ब्रिटिश ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट।
ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राइज करना स्टार्ट करते हैं, जब वो पॉलिटिकल पावर गेन करना स्टार्ट करते हैं, उस समय बेसिकली इंडिया की हालत क्या थी, वो वेयर इंडिया के रीजनल पावर्स कौन थे, इंडिया में कौन राज करता था, कौन से एरिया में, कौन से रीजन में कौन कौन राज करता था। बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि बेसिकली 1526 से लेके 1707 तक फुल फ्लेजेड मुगल्स का राज था। फुल फ्लेजेड मुगल्स वाज द मोस्ट पावरफुल डोमिनेटिंग फोर्स ऑफ द पॉलिटिकली, मिलिटरली, एडमिनिस्ट्रेटिवली। 1707 के अंदर, जिसमें औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, इसके बाद जो है पॉलिटिक जो मुगल्स होते हैं वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से उसके बाद कोई एफिशिएंट और कोई कॉम्पिटेंट मुगल रूलर नहीं राइज होता है। और 1707 के बाद जो प्राइमरली पावर धीरे धीरे रीजनल पावर्स के पास चली जाती है। 1700 से 1800 सेंचुरी के बीच में बड़ी सारी सी इंडिया के अंदर रीजनल पावर्स थी, जैसे कि बंगाल में नवाब ऑफ बंगाल थे, नीचे साउथ में जाएंगे तो मैसूर में एक अलग से वोडेयार डायनेस्टी थी, मिडल इंडिया में देखेंगे तो वहां पर मराठास थे, पंजाब में देखें तो महाराजा रंजीत सिंह थे। तो ये 1707 में मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली, और 1807 तक ये पूरे के पूरे जो 100 साल हैं अलग अलग डिफरेंट रीजनल पावर्स राइज होती है। यही सारी की सारी रीजनल पावर्स एक एक करके ब्रिटिशर्स के द्वारा डिफीट की जाती हैं, एंड देन दे बिकम द पावरफुल फोर्स व्हिच वी नाउ नो ऑफ। ठीक है, रूलर औरंगजेब के बाद रूलर्स होते हैं, मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन होता है, और कौन कौन सी रीजनल स्टेट्स राइज हो जाती हैं, और उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, एग्रीकल्चर, ट्रेड के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। नाउ हमारा आज का जो फोकस है, विल स्टार्ट लर्निंग स्पेक्ट्रम फ्रॉम दिस चैप्टर, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हम इस चीज से, इस चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग का, इस पूरे के पूरे चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पावर को कंसोलिडेट कैसे किया और एक्सपेंड कैसे किया। अब याद रखिएगा कि वी आर स्टार्टिंग विद द 5th चैप्टर। हम बाकी 4 चैप्टर भी करेंगे, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे रेगुलरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप रीड भी कर लोगे, इट विल गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन दैट यू विल नीड टू सॉल्व द एग्जाम। बट उसके बावजूद भी once we'll be done with the book, we'll obviously do the lectures pertaining to that। but जो हमारा फोकस है, हमें जहां से याद करना स्टार्ट करना है, जहां से इंपॉर्टेंट चीजों को समझना जरूरी है, that is the chapter number 5, expansion and the consolidation of the British power in India। this is the chapter we'll be focusing on today। आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे। चलिए, एंड देन सो ऑन कंटेंट्स है, फिर किस प्रकार से 1857 का रिवोल्ट होता है, रानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे वाला, देश में उस समय पैरेलली सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या क्या चल रहे थे, स्ट्रगल, मॉडर्न नेशनलिज्म, बेसिकली 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है। उसके बाद जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसकी बिगनिंग कैसे होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में स्थापित की जाती है। भाई देखिए, इस प्रकार से था कि पहले 200 साल तक मुगल्स इंडिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स थे, और उसके बाद अगले 200 साल तक ब्रिटिशर्स सबसे पावरफुल फोर्सेस थे, और 1885 के बाद धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन गई। देन नेशनल मूवमेंट, nationalism, revolutionary activities, and so on and on, emergence of गांधी जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड फिर उसके बाद हम पूरा का पूरा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको सारा का सारा समझेंगे, किस प्रकार से फ्रीडम मिली और पार्टीशन मिली। सुमित सरकार नाम के एक हिस्टोरियन की एक किताब है जिसका टाइटल है प्लासी टू पार्टीशन। ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट होता है बैटल ऑफ प्लासी के साथ, 1757 में वो लड़ी गई थी, और एंड होता है पार्टीशन के साथ, हेंस प्लासी टू पार्टीशन। तो पार्टीशन की कहानी सुनेंगे, पोस्ट वॉल क्या क्या था, इंडिपेंडेंस मिली हमें बट पार्टीशन के साथ, और उसके बाद देन हम विल एनालाइज द ब्रिटिश रूल इनटू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, ब्रिटिश पॉलिसीज को एक बार स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल का, इंडियन प्रेस और एजुकेशन से संबंधित उन 100-150 सालों में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, पेजेंट मूवमेंट पैरेलली जो नेशनल मूवमेंट के साथ साथ चली थी, और वर्किंग क्लास की मूवमेंट्स जो कि नेशनल मूवमेंट का पार्ट थी और साथ में पैरेलली भी चल रही थी। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस के बाद की जो थोड़ी सी चीजें हैं उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। हमारी जो किताब स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के लास्ट में कुछ अपेंडिसेस भी दिए हुए हैं, मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ लिस्ट दी गई है गवर्नर जनरल के, वाइसरॉयज ऑफ इंडिया के, नेशनल कांग्रेस के जो एनुअल सेशंस है कहां कहां पर हुए थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे, ट्रायल्स दिए गए थे, कास्ट मूवमेंट्स, पेजेंट्स मूवमेंट्स, न्यूज़पेपर और जनरल्स, क्योंकि इन सब से कोई ना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हर साल इस अपेंडिक्स से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। विल ट्राई टू स्टडी देम, और इनको थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश करेंगे।
इजीली। सो आई विल जस्ट रिआइटरेट वन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम पहले 4 चैप्टरों को स्पेक्ट्रम को स्किप कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द 5th चैप्टर विच इज एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। बट रिमेंबर वी आर डूइंग द स्पेक्ट्रम बट वी ऑल्सो नीड टू स्टार्ट विद द मॉडर्न इंडिया। सेम चैप्टर मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी है और हमें वहीं से स्टार्ट करना है, पहले आप उसको पढ़ेंगे जरूर। नाउ विल बिगिन। हिस्ट्री को बिगिन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और याद करना चाहते हैं, यू वांट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू कि आप कुछ क्रोनोलॉजी याद कर लो, बेसिक क्रोनोलॉजी। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब घर बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, तो ऐसे वहां पर स्कैफोल्ड लगा दिया जाता है, राइट। बाहर एक बिल्डिंग के बाहर एक स्ट्रक्चर लगाया जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए, जब तक बिल्डिंग पक्की नहीं हो जाती है। हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को याद करना इसी प्रकार का स्कैफोल्ड का काम करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो आपको याद होने चाहिए, वो स्कैफोल्डिंग का काम करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से रट्टा लगाना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट टाइमलाइन के हिसाब से। बेसिकली लर्न द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। और यहां पे सीधी बात है, ये रट्टा लगाना है। किताब उठाइए और हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, मॉडर्न हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, उसको याद कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 1600 सेंचुरी से याद करनी है। क्यों, मैं वो बताता हूं। देखो 1600 सेंचुरी, एग्जैक्टली 1600, बेसिकली 31 दिसंबर टू बी एग्जैक्ट 1600, ये वो दिन था जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग मतलब कि बिजनेस करना है इसको। ये इसका पर्पस था कि ये भारत आएगी, भारत से रॉ मटेरियल लेगी और उसको जाके यूरोप में बेचेगी। सिंपल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है। ये कंपनी है 31 दिसंबर 1600 को बनाई जाती है। ये इंडिया में काम करना स्टार्ट करती है और 1600 से लेके 1757 तक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेड का ही काम कर रही है। और 1757 में एक ट्रेडिंग कंपनी, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी इंडिया की पॉलिटिकल मास्टर बन जाती है। ये कहानी है आज के हमारे चैप्टर की कि हाउ डिड दैट हैपन। 1615 में कंपनी ने बॉम्बे के अंदर, जो कि प्रेजेंट डे बॉम्बे है, फर्स्ट टेरिटरी को एक्वायर किया। 1748, देखिए 150 साल बीत चुके हैं। 1600 में बनी थी और फिर सीधा 150 साल के बाद, क्योंकि अगले 150 साल तक ये सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं हुआ है देश के अंदर, इन्होंने कुछ और प्लान भी नहीं था इनका, ट्रेडिंग का काम चल रहा है। एंग्लो फ्रेंच वॉर इन इंडिया। क्यों एंग्लो फ्रेंच वॉर? ब्रिटिशर्स को इंडिया में रूल स्थापित करने के लिए 2 काम करने हैं। एक तो जो भी यूरोपियन पावर्स हैं, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, स्पेनिश, इन सबको डिफीट करना है ताकि वो यहाँ पर किसी प्रकार का काम ना कर पाए। और जो यहाँ की खुद की रीजनल पावर्स है, उन सबको डिफीट करना है। ठीक है, अब हमारा जो आज के चैप्टर का फोकस है वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने रीजनल पावर्स को कैसे डिफीट किया। विल स्किप, हम अभी इस समय फॉर नाउ याद करने के लिए हम यूरोपियन पावर्स के साथ इनकी क्या क्या लड़ाई थी उसको हम स्किप करेंगे, वो आज के लिए हमारे जरूरी नहीं है। और ये 1757 में वॉर ऑफ प्लासी। वॉर ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जनरल थे जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। दैट पर्सन इज कंसीडर्ड, रॉबर्ट क्लाइव, ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में नींव रखने के लिए ब्रिटिश रूल के। बहुत ही करप्ट आदमी था ये। इसने बंगाल का जो नवाब हुआ करता था उसको डिफीट कर दिया, वॉर ऑफ प्लासी, एंड दिस became the starting point of the British rule in India. इसके साथ साथ 1792 में EIC defeats the Marathas and the Tipu Sultan of Mysore. बेसिकली साउथ की डोमिनेशन पूरी हो गई 1792 में। आगे 1806 में म्यूटिनी एट वेल्लोर। ये इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले एक एक्चुअल बड़ी म्यूटिनी हुई थी वेल्लोर में, एक ही दिन की थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे वाली, एंड सो ऑन एंड ऑन धीरे धीरे। 1757 जैसे मैं बता रहा हूं आपको, वॉर ऑफ प्लासी यहां से इस दिन स्टार्ट होती है जिससे ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। 1757 से लेके 1858 तक अप्रोक्सीमेटली 101 साल इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का नहीं, ब्रिटिश की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है। एक प्राइवेट कंपनी इंडिया के ऊपर रूल करती थी। एक प्राइवेट कंपनी इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फोर्स थी। 1858 के बाद दैट रूल वाज फाइनली टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। वो फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स, जो क्राउन, जो उस समय किंग हुआ करता था, उसने डायरेक्टली ले लिया। एंड सो ऑन एंड ऑन। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है पोरबंदर पे, यानी कि
ब्रिटिशर्स पूरा रूल जमा चुके थे। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स को भगाएगा वो उसका जन्म होता है 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन होकर दोनों को आजादी सौंप दी जाती है। एक बेसिक क्रोनोलॉजी, इफ यू वांट टू लर्न हिस्ट्री जस्ट लर्न क्रोनोलॉजी। और अगर कुछ नहीं तो मिनिमम 2-3 चीजें मैं बता देता हूं। मुगल एम्परर्स की क्रोनोलॉजी आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है ये आपको क्योंकि यहां पे रट्टा लगाना है, आपको सिंपल रट्टा लगाना है, देयर इज नथिंग एल्स यू नीड टू डू। और जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स हैं और जो वाइस रॉयज हैं एंड बैटल्स एंड द वार्स। टाइमलाइन, जस्ट रिमेंबर द टाइमलाइंस ऑफ दीज 3 थिंग्स। अगर इन तीनों चीजों की टाइमलाइन आपको याद रहेगी तो हिस्ट्री पढ़नी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगेन सिमिलरली उसी प्रकार से 1600 में ब्रिटिशर्स, 1605 में अकबर द ग्रेट डाइज एट द एज ऑफ 63। मतलब जब अकबर जिंदा था तब ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी। थोड़ी थोड़ी सी बातें इंफॉर्मेशन याद रखिए। जहांगीर उसका जो बेटा था वो एम्परर बन जाता है एंड सो ऑन एंड ऑन। इस प्रकार से आप धीरे धीरे इंफॉर्मेशन ये थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ याद रखेंगे। 1647 में शाहजहां ताजमहल बना देता है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे उस समय ट्रेड किया करते थे, हमारे साथ रॉ मटेरियल लेके जाते थे भारत से। जब ताजमहल बन रहा था, बन के तैयार हो चुका था। 1751, ये 150 साल बाद है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के 150 साल बाद की बात है। रॉबर्ट क्लाइव, ये आदमी जो है मॉडर्न तमिलनाडु में इस समय आरकॉट नाम की एक जगह को सीज कर लेता है, जो कि उस समय फ्रांस के कंट्रोल में थी। एंड दिस डिक्लाइंस द फ्रांस, फ्रेंच यहां से डिक्लाइन हो जाते हैं और उसके बाद ब्रिटिशर्स का राइज हो जाता है। 1761, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें अहमद शाह दुर्रानी ने मराठा फोर्सेस को डिफीट कर दिया था पानीपत के पास। ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं होता देन मराठास वुड हैव डिफीटेड ब्रिटिशर्स एंड वुड नॉट हैव अलाउड देम टू बिकम अ पॉलिटिकल फोर्स। सो 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी विल लर्न ऑल ऑफ देम। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, क्रोनोलॉजी याद करो, सिर्फ क्रोनोलॉजी याद करनी है। और ये कुछ क्रोनोलॉजी आपको जब तक याद नहीं होगी फायदा नहीं होगा। सो यू शुड लर्न इट। 1764, इसको कहते हैं बैटल ऑफ बुक्सार। आज का हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का, जो समझने का है, 2 है। एक तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाली, और एक बैटल ऑफ बुक्सार 1764 की। ये 2 वॉर्स हैं जिससे बेसिकली ब्रिटिशर्स इंडिया में अपना रूल स्टार्ट करते हैं, अपनी पावर्स को एस्टेब्लिश करते हैं एंड सो ऑन एंड ऑन। चलिए नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। चैप्टर 5 ऑफ द स्पेक्ट्रम। चैप्टर 5 जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर पहले 2-3 जनरल डिस्कशन है जो कि आपके प्रीलिम्स में काम नहीं आएंगे। कि भाई ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर मोर देन 200 इयर्स। क्या ये एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था? राइट? तुक्के से हो गया उनसे, उन्हें मतलब इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। ब्रिटिशर्स खुद आर्मी लेकर तो नहीं आए थे, 150 साल तक यहां पर सिर्फ ट्रेड कर रहे थे। तो उनके दिमाग में क्या जेन्युइन प्लानिंग थी इंडिया को एक कॉलोनी बनाने की, या फिर एक्सीडेंटल हो गया, या फिर इंटेंशनल हो गया? नाउ दिस इज जस्ट अ बेसिकली एकेडमिक डिस्कशन। देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। कुछ कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल था, ब्रिटिशर्स केम एज ए ट्रेडर्स, एक प्राइवेट कंपनी थी और उनका सिर्फ और सिर्फ इतना पर्पस था कि किस प्रकार से इंडिया के रॉ मटेरियल्स को खरीद के यूरोप के अंदर खूब सारे प्रॉफिट में बेच दिया जाए। एंड दे हैड एब्सोल्युटली नो इंटेंशंस ऑफ बिकमिंग अ पॉलिटिकल फोर्स और बेसिकली टेकिंग ओवर इंडिया एज अ कॉलोनी। देन देयर इज अदर स्कूल ऑफ थॉट, वो बोलते हैं कि इंटेंशनल था। This was from the start onwards. Britishers wanted India to be part of their empire, and basically उसी process के अंदर they started trading company, they started indulging in the Indian politics, and they were successfully able to do it after 150 years. अब ये दोनों के दोनों थोड़े से एग्जेगरेटेड व्यू पॉइंट है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है 150 से 200 साल के बीच में जो खत्म होने वाला है, ना तो वो प्लान किया जा सकता है, ना ही वो बेसिकली कंप्लीटली एक्सीडेंटल भी हो सकता है। सो द बेसिकली जो इसका कंक्लूजन है, इफ दिस क्वेश्चन एवर बीन आस्क्ड इन द मेंस, उसके कंक्लूजन में जब आप दोनों पॉइंट बता दोगे तो यू वुड एक्चुअली हैव टू फाइनली कंक्लूड कि बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू एग्जेगरेट देयर स्कूल ऑफ थॉट। अगर देखा जाए देयर वर सम एस्पेक्ट्स जो कि एक्सीडेंटल थे, राइट, ऑब्वियसली विच कुड नॉट बी प्लान्ड, बट जैसे जैसे ब्रिटिशर्स जो अपना ट्रेड भारत में बढ़ाते गए, दे एक्चुअली इवन रियलाइजिंग कि इट इज वेरी इजी
and in their benefit, in their advantage to take India as their territory, to take India as their colony. ये एक बेसिक डिस्कशन है, इसका कोई खास रीजन नहीं है, ये आप नॉर्मल रीड करोगे, यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, अब दूसरे वाली सवाल, सबसे पहले एक सवाल बनता है दिमाग में कि ब्रिटिश रूल स्टार्ट कब हुआ। हमें आज यही करना है ना, व्हाट इज द चैप्टर का नेम, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। बट व्हेन डज इट बिगिन, व्हेन डू यू थिंक ब्रिटिशर्स एक्चुअली बिगिन? इसका सबसे सीधा और जो सबसे कॉमन आंसर है वो है 1757। नाउ देयर आर सेवरल इवेंट्स, क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ पूरे के पूरी सेंचुरी में बटे हुए हैं, तो अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग टाइम को मानते हैं कि कब से ब्रिटिश पावर स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर, ब्रिटिश रूल कब से स्टार्ट होता है। देयर आर सेवरल वन। 1757 के अंदर एक होती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, अभी बात की थी उसके बारे में। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब, बंगाल के नवाब को डिफीट कर दिया था 23 जून 1757 को। लॉजिकली एंड वेरी लेजिटिमेटली दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड सेमिनल बैटल। माना जाता है कि ये बैटल है जिस दिन बेसिकली ब्रिटिश रूल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो बंगाल है उसका ऑफिशियल कंट्रोल धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। एंड बंगाल, व्हेन वी टॉक अबाउट बंगाल, जब हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी में और उस समय बंगाल बोला जाए तो आज का जो बंगाल है, आज का बांग्लादेश है, आज का ओडिशा है और बिहार है, ये पूरे के पूरे एरिया को बंगाल कहा जाता था उस समय। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि 1740 में जब पहली बार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के दोनों इंडिया में पावर गेन करना चाहते थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई सुप्रीमेसी की, वो एक्चुअल बिगिनिंग है। तब ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि वी नीड टू बिकम ए लार्जर पॉलिटिकल फोर्स। एंड 1761 जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है, मराठास को अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में डिफीट किया था। That was also very necessary. मुगल्स डिक्लाइन हो चुके थे, मुगल 1707 के बाद डिक्लाइन होने लग रहे हैं, तो 50 साल तो वैसे ही बीत चुके हैं उस समय मुगल्स के फुल डिक्लाइन। मुगल्स का तो कोई एम्पायर था, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गया था। मुगल्स के डिक्लाइन होने के बाद मराठास सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरते हैं 1707 के बाद। और मराठास वर सो हार्डी कि दे कुड हैव चैलेंज्ड ब्रिटिशर्स इफ 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, इफ दे वर नॉट वेरी क्लियरली डिफीटेड इन दैट। सो दिस आर जस्ट डिस्कशन। अगेन यहां पे हमारा फोकस क्रोनोलॉजी को याद करना है। दिस इज नॉट अ डिबेट दैट नीड्स टू बी सेटल्ड। यूजुअली अगर आपसे पूछा जाए कि कब से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ है, दैट इज 1757। ओके, वी आर नॉट वरीड अबाउट कि और क्या है क्या नहीं है, बट ये क्रोनोलॉजी याद करने के लिए है। क्या 1740 में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में सुप्रीमेसी की वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, और अभी अभी हमने देखा होगा 1751 में आरकॉट, जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, तमिलनाडु में है ये प्रेजेंट डे, इसको रॉबर्ट क्लाइव ने एक वॉर में हथिया लिया था। ये यहां से फ्रेंच डिक्लाइन हो जाते हैं। चलो इसके बारे में खूब आराम से एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं, राइट। नेक्स्ट, जैसे ही वी मूव टू दी स्पेक्ट्रम, तो हमें एक टॉपिक मिलता है कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। दो हम ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म करेंगे तो हमें ये खुद ही ऑटोमेटिकली समझने के लिए मिल जाएगा कि ब्रिटिशर्स क्यों सक्सेसफुल हुए, मुगल्स डिक्लाइन हुए, इसके हमारे पास रीजन है, और बड़ी सारी सी रीजनल पावर्स जो राइज हुई, वी नो देम, बट हाउ अगेंस्ट एवरीवन, अगेंस्ट ऑल द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, against all the regional powers of India, why did Britishers become successful? ऐसा हुआ कैसे? अब strategically, academically इसको study करने के लिए there are reasons. उनके पास arms बेहतर थे, military उनकी बेहतर थी, strategy उन्होंने काफी अच्छी अपनाई, military discipline अच्छा था, civil discipline बेहतर था, they used to follow a fair selection system, hierarchy का, nepotism का उनके वहां पर कोई खेल नहीं था, जो competent है वो आगे बढ़ेगा। लीडरशिप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी। देयर आर सर्टेन पीपल हु आर जिनको जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, जैसे कि क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टन, मुनरो, डलहाउजी, ये दे शोड ट्रिमेंडस अमेजिंग क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। इनके सबके जब हम कारनामे देखेंगे तो वी वुड रियलाइज कि दे वर एक्चुअली वेरी ब्रिलियंट पीपल। और साथ ही साथ इनके जो सेकंड लाइन, आयर कूटे, लेक, आर्थर वेल्सली, जो कि इनके सपोर्ट लीडर्स के जो पीछे बैक में काम करते थे, वो भी बड़ी नेशनलिज्म से, मतलब लॉयल्टी से, कंट्री की लॉयल्टी से काम करते थे। फाइनेंशियल बैकअप बहुत स्ट्रांग था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि ब्रिटिशर्स का, एंड दे हैड अ प्राइड इन बीइंग द ब्रिटिशर्स, नेशनलिस्ट प्राइड था उनके अंदर। ये सारे के सारे रीजन माने जाते हैं जब हम रेट्रोस्पेक्ट में अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल।
अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स फर्स्ट ब्रिंग आवरसेल्व्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट। सिचुएशन क्या है, कहां जानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेट्स सी वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। ठीक है, लेट्स सी वेयर वी आर स्टैंडिंग। हम अप्रोक्सीमेटली 1700 से 1800 सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस समय इंडिया है कहां पे और इंडिया में कौन क्या कर रहा है, एक बार जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, क्या है, कहां से आई है, कैसे है, क्या काम किया इसने। ऑब्वियसली 1600 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है, 150 साल तक इसने कुछ नहीं किया, ट्रेडिंग कर रही है यहां पर। ठीक है, 1700 से 1800 के समय में इंडिया में कौन कौन सी रीजनल पावर है, इंडियाज रीजनल पावर कौन कौन सी है। देखो 1600 से लेके 1707 तक मुगल सबसे बड़ी पावरफुल पावर, नो डाउट्स अबाउट इट। ठीक है, वो मेडिवल इंडिया का पार्ट है। उसके बाद मुगल होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अब मुगल्स जब डिक्लाइन होता है तो ऑन द रूइंस ऑफ मुगल्स सेवरल रीजनल पावर्स कम। वो रीजनल पावर्स में से कोई एक ऐसी रीजनल पावर होनी थी जो कि इंडिया की पैन इंडिया डायनेस्टी बन जाती। ठीक है, उनमें उन सारी रीजनल पावर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल थी मराठास। बट ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुली एबल टू डिफीट ऑल दीज इंडियाज रीजनल पावर। और यही चैप्टर है आज का कि ब्रिटिश पावर्स का एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। तो वो क्या होगा, हर एक रीजनल पावर से को उसने कैसे कैसे डिफीट करके इंडिया की टेरिटरीज को अपने ब्रिटिश एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर लिया। ये हमें आज स्पेसिफिकली फोकस करना है कि इंडिया में कौन कौन सी रीजनल पावर्स थी इन 1700 टू 1800 सेंचुरी एंड हाउ ब्रिटिशर्स बेसिकली डिफीटेड ईच ऑफ देम। चलिए देखते बात करते हैं इंडिया की 18th सेंचुरी, अब 1700 से 1800 सेंचुरी के बीच में। सो वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दी 1700s। ठीक है, 1700 से 1750 के बीच में मुगल्स डिक्लाइन हो चुके हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसको सबसे पहले जीता गया था बंगाल। बंगाल उस समय का बंगाल बेसिकली अगर मानेंगे तो आज का जो प्रेजेंट डे ओडिशा है, प्रेजेंट डे बिहार है, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल है और प्रेजेंट डे बांग्लादेश। ये जो पूरा का पूरा एरिया था ये एक राज्य, एक प्रोविंस माना जाता था। और इसका जो नवाब था जिसको इसने एस्टेब्लिश किया था उसका नाम है मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इसने एक अपने नाम से एक जगह भी बनाई थी मुर्शिदाबाद। अब देखो इतना खास बात है, बताइए तो याद करने वाली। मुर्शिदाबाद आज भी एक टाउन है, आज तो ऐसी हैमलेट टाउन हो गया है। मुर्शिदाबाद 1700 सेंचुरी में जब यहाँ पे फॉरेनर्स विजिट करते थे तो वो बोलते थे कि ये लंदन से भी बड़ा और लंदन से भी बेहतर और सुंदर है। दैट वाज द इंडिया एट दैट टाइम। याद रखो 1700 से 1750 के बीच में जब ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी का पार्ट था 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया एंड ब्रिटिशर्स का था 2% इंग्लैंड का वर्ल्ड जीडीपी में पार्ट। दैट इज हाउ रिच इंडिया वाज ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे बंगाल के अंदर बंगाल मुगल्स के डिक्लाइन के बाद मुर्शिद कुली खान के द्वारा नवाब हुआ करता था। इसका नाम है नवाब ऑफ बंगाल। एंड देन विल लर्न कि बेसिकली बंगाल में और कौन कौन से कैसे कैसे नवाब हुए 1704 से लेके 1757 तक। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी पावर थी मराठास, और मराठास में दो लोगों का नाम यादना जरूरी है। एक तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जहां वो जो कि पूना में पेशवा थे, और इनके जो किंग थे वो थे साहू। ये यहां से सतारा से राज किया करते थे। ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने, पेशवा की जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट बनाई गई थी शिवाजी के द्वारा। पेशवा का मतलब होता है समवन हु इज प्राइम मिनिस्टर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस समय जैसे मराठा के जब जो एम्पायर हुआ करता था तो उसमें जो पेशवा होता था ही वुड बी द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट एरिया। ये सिलेक्शन के बेसिस पर हुआ करती थी जब शिवाजी ने बनाई, लेकिन पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने इसको हेरिडिटरी बना दिया। और पहली बार जो हेरिडिटरी थे इसके पुत्र बाजीराव वन बेसिकली पेशवा बने। ये बाजीराव वन, ये वही वो बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव वन है। हाँ, उसमें जो रणवीर सिंह जो प्ले करता है, ही प्लेज दिस रोल बाजीराव वन। एंड देन उसके बेटे बालाजी बाजीराव, सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, ये मराठास है। अवध यानी कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, पूरा एग्जैक्ट नहीं बट प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, सदत हसन खान के द्वारा इसकी राजधानी थी फैजाबाद।
हैदराबाद का जो एरिया था ये चिन किलिच खान ने बनाया था, ये अपने आप को वहां का निजामुल मुल्क कहता था, इसकी राजधानी थी हैदराबाद सिटी। मैसूर का जो था हैदर अली के द्वारा, इसकी राजधानी थी हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के जो पिताजी हैं, श्रीरंगपट्टिनम। ठीक है। चिक्का कृष्णराज ये इसके राजा थे जो कि वोडेयर डायनेस्टी के थे, ये डिफैक्टो रूलर था, ये बेसिकली किंग थे बेसिकली, वोडेयर डायनेस्टी, चिक्का कृष्णराज। और इसके बाद पंजाब नॉर्थ में महाराजा रंजीत सिंह जिनकी राजधानी लाहौर थी। सो व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज दैट कि ड्यूरिंग दी 1700th सेंचुरी जब मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है, जब बेसिकली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट होता है इंडिया का, उस समय इंडिया की 6 इंपॉर्टेंट रीजनल पावर्स थी। सबसे पहली बंगाल में, जिनको नवाब ऑफ बंगाल कहा जाता है, इन नवाब ऑफ बंगाल्स को ब्रिटिशर्स डिफीट करेंगे। मराठास के साथ बेसिकली कई सारी वॉर होती है, एंग्लो मराठा वार जिसे कहा जाता है। उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेशवास थे, कौन कौन से किंग थे, एंड हाउ दे इंटरेक्टेड विद द ब्रिटिशर्स। अवध जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का एरिया है। अब देखो, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का अवध हो गया, बंगाल यानी बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश पूरा का पूरा रीजन हो गया, ये पूरा नदर्न रीजन हो गया। मराठास जो था उस समय पूरा का पूरा सेंट्रल, प्रेजेंट डे सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड लॉट ऑफ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सम ऑफ गुजरात ऑल्सो। एक बार मराठास ने उड़ीसा को भी ले लिया था, वो वाला पार्ट हो गया। हैदराबाद, प्रेजेंट डे हैदराबाद। मैसूर जो है वो पूरा का पूरा इस समय जो कर्नाटक का पार्ट है। हैदराबाद इस समय तेलंगाना वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है। पंजाब ऑब्वियसली जो बाकी बचा हुआ नॉर्थ का रीजन हो गया। तो दिस वाज व्हाट द इंडिया एट दैट टाइम लुक्ड ऑन। ये इस प्रकार से दिखता था। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेसिफिकली 31 दिसंबर 1600 को लंदन में बनाई गई थी, एक प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह। सिंपल जैसे आजकल जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती है प्राइवेट, एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट, ये बिल्कुल वही था। उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ वन। उन्होंने एक चार्टर इशू किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्टर एज इन की ऑर्डर, इट्स लाइक जैसे लॉ पास कर दिया, जैसे प्रेसिडेंट आजकल ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, उसी प्रकार से एक चार्टर इशू करता था राजा उस समय, रानी जो करती थी। उसने एक चार्टर इशू किया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो नई कंपनी बनाई गई है, इसके पास मोनोपोली होगी अगले 15 साल तक टू डू ट्रेड विद ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका का जो सबसे नीचे का हिस्सा है, यहां का जो पॉइंट है, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो इसके ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करेगी, मतलब कि सारे इंडिया का, इंडोनेशिया का सारा जो ये साउथ ईस्ट एशिया है, यहां पे ट्रेडिंग कौन करेगा अगले 15 साल तक? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नोबडी एल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर दोबारा से समझने की कोशिश करो, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। आप ये समझिए कि 1600 सदी में इंग्लैंड के जो सबसे अमीर रिच ट्रेडर्स, बैरन्स थे, उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई। और कितने लोग थे? 24 लोग थे। देयर वर 24 पीपल एंड लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, एलिजाबेथ वन वाज अ शेयर होल्डर इन दी। राजा से 15 साल की मोनोपोली तुम्हें कैसे लगता है कैसे मिलेगी? इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड की जो रानी थी, उसकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी के अंदर बेसिकली शेयर होल्डिंग थी। सिंपल बात है। अब देखो यहां पे अगर आप तुम नोटिस करो, 1600 सेंचुरी है, इसका काम बिजनेस करना था। इनको ये लगता था कि दूर देशों से जाएंगे और जो भी रॉ मटेरियल है, इनकी नेवी अच्छी शिप्स हो गए थे इनके पास डेवलप, एंड दे वर एक्चुअली प्लानिंग कि रॉ मटेरियल खरीदा करेंगे और वो बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट होता था। दे वर लिटरली इनटू द बिजनेस। राजा नहीं बोला कि हाँ ठीक है, और राजा रानी के खुद के शेयर से, तो दे विल लाइक कि करो बिजनेस, प्रॉफिट मुझे मिला करेगा। दैट वाज देयर लिटरल प्लान, ये इनका प्लान था। अब कहानी तो यही मजेदार बनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी, कैसे पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर देती है। देखो क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले एक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करो। पहले तो इसके सबसे ऊपर हाईएस्ट होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, शेयर होल्डर तो है, वो तो सबसे बड़े रिच ट्रेडर्स, बैरन्स जो हैं वो लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वाज द रिचेस्ट प्राइवेट कंपनी इन द होल वर्ल्ड। मतलब ये अपने समय की अमेजॉन थी, ये अपने समय की अमेजॉन से भी बड़ी कंपनी थी। दैट इज व्हाट इट वाज। ओके, उस समय इंग्लैंड के जो सबसे रिचेस्ट लोग थे, उन्होंने ये कंपनी बनाई थी। द क्वीन हरसेल्फ हैज द शेयर होल्डिंग। इसके नीचे होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये लोग होते थे जो कि बेसिकली देयर आर 24 to 18 पीपल जो कि बेसिकली काम धंधा संभालते हैं। उसके नीचे गवर्नर,
आजकल जो हम हर स्टेट में गवर्नर बोलते हैं, ये जो वर्ड है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ही आया था। फिर डिप्टी गवर्नर, देन द ट्रेडर्स, देन द फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब जो आदमी काम ट्रेडिंग करता है, एंड देन द राइटर्स, राइटर्स का मतलब जो क्लरिकल काम करता है, राइट, दैट इज इट, उतना बात, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सदी में बनती है और इनका प्लान होता है कि अब हम बिजनेस करेंगे इंडिया जाकर, और मोनोपोली है, कोई और नहीं कर सकता था, इंग्लैंड का कोई और बंदा नहीं कर सकता था इनके अलावा, ठीक है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस नाम का एक आदमी है, ये जहांगीर के कोर्ट में जाता है। उस समय 1605 में, अभी अभी हमने क्रोनोलॉजी को याद करने की बात की थी, 1605 में अकबर की डेथ हो चुकी है, जहांगीर बेसिकली एम्परर बन चुका है, ये अपनी कोर्ट लगाता है आगरा में। कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बंदा। आप ये समझ लीजिए कि आजकल जो प्राइवेट कंपनी उनमें के उनके एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, मतलब कोई बड़ा आदमी जो कि बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। जहांगीर में आगरा गया, अब ये वहां से स्टार्ट कर रहा है, ये चाहता है मुगल एम्परर से कुछ अपने कंसेशन निकाल ले, ट्रेड के, कस्टम्स की ड्यूटी माफ करा दो, कुछ टैक्सेस माफ करा दो, दिस वाज द काम। क्योंकि जहांगीर की कोर्ट जो थी उसमें फ्रेंच वाले लोग भी होते थे, कोई भी आ सकता था उस समय, बोथ वर ट्राइंग, ऑल ऑफ द यूरोपियंस वर ट्राइंग टू डू बिजनेस हियर। 1615 में थॉमस रो, ये नाम याद रखने धीरे धीरे, ये भी जहांगीर के कोर्ट में गए आगरा में, जस्ट टू गेट सम ट्रेड कंसेशंस, और इन लोगों को धीरे धीरे थोड़ा बहुत काम मिलने भी लग गया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुगल एम्परर्स के लिए, इट वाज वेरी सिंपल, यू वांट टू डू ट्रेड, हाँ खरीदिए, हमारे लोगों के लिए फायदा था, सामान तो हमसे ही खरीद रहे थे, सो कीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और धीरे धीरे एक ये फैक्ट्री लगाते हैं 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। याद रखिए, ये यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री इंडिया में कहां पर लगी थी, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगी थी। फैक्ट्री क्या लगती है, फैक्ट्री, आजकल फैक्ट्री वो चीज होती है जहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस समय का मतलब फैक्ट्री का मतलब गोडाउन टाइप की चीज है। क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ गोडाउन। बेसिकली ये ब्रिटिशर्स थे, ये आए हुए हैं इंग्लैंड से, जहां का ट्रेवल करने में 3 से 4 महीने का समय लगता था समुद्र से। सो दे नीडेड अ प्लेस जहां पे ये रॉ मटेरियल रख सके, और जहां जो ये अपना सामान लाए हैं बेचने के लिए वहां से उसको रख सके, एंड ट्रेडिंग हो सके। तो जो वो ट्रेडिंग पोस्ट है उसको बेसिकली फैक्ट्री कहा जाता है, ए ट्रेडिंग पोस्ट, काइंड ऑफ ए गोडाउन। और क्योंकि आज की तरह उस समय होटल वोटल नहीं होते थे, तो ये ट्रेडिंग पोस्ट ना एक छोटा सा शहर टाइप का ही बन, मतलब बड़ा सा ऐसा किला बन जाता था, जिसमें सारे के सारे यूरोपियंस आ रहे हैं, उनकी फैमिली है, ये राइटर्स, ये फैक्टर्स, ये ट्रेडर्स, ये वहीं रहते हैं, उधर ही उसी मतलब कंपाउंड के अंदर वहीं रह रहे हैं, पूरा का पूरा एकदम घर बस, मतलब पूरा छोटा सा मिनी शहर बस जाता था, उस चीज को कहते थे फैक्ट्री। तो ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री अपना परमिशन लेके, मुगल से परमिशन लेके लगाई मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, और सेकंड वाली बनती है 1612 सूरत में, गुजरात में। परमिशन सूरत की पहले मिली थी, लेकिन बनने में थोड़ा समय लग गया था वहां पे, और इसीलिए सबसे पहली जो बनी है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, एंड सो ऑन एंड ऑन। 1639 में मद्रास में बनती है, 1667 में बॉम्बे में, और 1690 में कलकत्ता में। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखो एक बार जरा ध्यान से, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये बाद में तीनों के तीनों जो शहर हैं बेसिकली सबसे अपने ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल, जो ब्रिटिशर्स के पावर सेंटर बनकर उभरते हैं, उभरेंगे 1639, 1667 और 1690। ये डेट्स याद रखिए, डेट्स पूछी जा सकती है, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। क्या कर रहे हैं हम इस समय, हम देख रहे हैं कि पहले भारत 18वीं सेंचुरी में कहां पे है। भारत के 18वीं सेंचुरी में जो 6 मेजर रीजनल फोर्सेस हैं, बंगाल है, मराठास है, अवध, हैदराबाद, मैसूर और पंजाब। एंड देन वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या करके आ रही है। एक ट्रेडिंग कंपनी, बिजनेस करना है, इसको मसाले खरीदने हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है, कॉटन खरीदना है, भारत से खरीद के यूरोप में बेचना है। काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था, 400% का प्रॉफिट होता था इनको, ये इनका काम था। इंग्लैंड के जो सबसे रिचेस्ट जो लोग हैं, उन्होंने एक कंपनी बना रखी थी। इतनी कंपनी थी कि जो उस समय की रानी थी एलिजाबेथ वन, उसके खुद के स्टेक्स थे इसके अंदर। तो रानी ने चार्टर दिया EIC को, मोनोपोली है इसको 15 साल तक, कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जो भी है वो बिजनेस सिर्फ तुम कर सकते हो। ये 15 साल तक मोनोपोली मिली थी, ये चली कितने तक, 1813 तक। कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि राजा ही जब बेसिकली स्टेक होल्डर था कंपनी के अंदर, तो व्हाट एल्स वर यू एक्सपेक्टिंग। ये मोनोपोली बढ़ती रही, 1813 के बाद जाकर मोनोपोली खत्म हुई, जो कि सिर्फ 15 साल तक स्टार्ट होनी चाहिए थी। 200 साल तक ये मोनोपोली चली, क्योंकि द रिचेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। इवन टुडे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो गवर्नर्स थे या जो इसके एम्प्लॉइज थे, उनको जब हम ट्रेस डाउन करेंगे इंग्लैंड के अंदर,
तो उनकी जो आज की प्रेजेंट डे फैमिलीज हैं, दे वुड बी अमंग्स द रिचेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 16वीं सदी में बनी है, अगर हम उनकी प्रेजेंट जनरेशन को ट्रेस डाउन करें, वो आज भी इंग्लैंड की सबसे अमीर रिचेस्ट फैमिलीज में आते होंगे। दैट इज हाउ मच मनी दे एक्चुअली एक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। अभी देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। चलिए अब देखो बात क्या होती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आ गई है एंड एज वी सी 1600 से लेके 1707 तक दे डोंट डू एनीथिंग, कोई खास पंगा नहीं होता है। दे आर डूइंग बिजनेस, सिंपल पर्पस है इनका बिजनेस करने का, और यही हुआ है। और उसके बाद नहीं, यहाँ पे 1639, 67, 1690 में कलकत्ता वलकत्ता में अपनी फैक्ट्री लगा रही है और 100 साल तक अपना बिजनेस बढ़ाए जा रहे हैं। एक बार इनकी 1686 से 1690 में मुगल्स के साथ लड़ाई होती है। औरंगजेब था उस समय बेसिकली मुगल राजा, ठीक है, और इसको हरा दिया जाता है, अंग्रेजों को हरा दिया जाता है। अंग्रेजों को काफी ह्यूमिलिएशन वो करनी पड़ती है, और तब ये थोड़े से समझ जाते हैं कि मुगल पावर से अभी पंगे नहीं लेने, क्योंकि मुगल्स वर एक्चुअली वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, सो दे रियलाइज कि कुछ नहीं है। बट उस समय औरंगजेब को भी हल्का लगता था, क्योंकि ट्रेडिंग करते थे, ज्यादा कुछ और काम तो था नहीं इनके पास। तो औरंगजेब ने बाद में इनको माफ कर दिया और इनको थोड़ी सी कंसेशन दे दिए थे ट्रेड के। बट देन आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड चेंजिंग। औरंगजेब के बाद ब्रिटिश इंडिया, ऑब्वियसली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट होता है इंडिया का। अब जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट होता है उसके अंदर हमें ये चीजें देखनी है कि सबसे पहले बंगाल में कैसे हुआ। अब जो बंगाल में कॉन्क्वेस्ट हुआ है उसके प्रोसेस में दो लड़ाइयां हैं, दो वॉर, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के साथ। बंगाल की दो लड़ाइयां हैं जो हमें पढ़नी है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सार। उसके बाद मैसूर, ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर को कैसे कंट्रोल करती है, वो 4 लड़ाइयां हैं जिनको कहा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर सेकंड, और उसी प्रकार से 4th एंग्लो मैसूर, 3rd मैसूर, ये 4 लड़ाइयां। देन ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होती है मराठास के साथ, ये 3 लड़ाई हुई है, जैसे 1st एंग्लो मराठा वार, 2nd एंग्लो मराठा वार एंड द 3rd एंग्लो मराठा वार। 3rd वाली सब में फाइनल है बेसिकली, उसके बाद बेसिकली फिर मराठास डिक्लाइन हो गए। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पंजाब, तो बेसिकली ये एंग्लो सिख वार जिन्हें कहा जाता है, 2 ये वॉर है। सो हमारा जो ये चैप्टर है, कंसोलिडेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बेसिकली इन सारी वार्स के बारे में है कि भाई कैसे 1657 के बाद से लेके 1818 तक अप्रोक्सीमेटली इन सारी की सारी रीजनल पावर्स को ब्रिटिशर्स डिफीट करते हैं। बंगाल में 2 लड़ाइयां, मैसूर के साथ 4 मेजर लड़ाइयां, एंग्लो मैसूर वॉर, मराठास के साथ 3 मेजर लड़ाइयां, एंग्लो मराठास, और पंजाब के साथ 2 मेजर एंग्लो सिख वार। इनके साथ पैरेलली और भी चीजें चलती हैं, राइट, इनके साथ पैरेलली और भी चीजें चल रही हैं। भाई मराठास की जो वार है वो बेसिकली अहमद शाह दुरानी के साथ भी हुई है, बेसिकली पानीपत की जो वार है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है मराठास के वीकनिंग के अंदर, ठीक है, तभी तो बेसिकली ब्रिटिशर्स उनसे फाइट कर पाए, और एल्स मराठास वुड हैव कैटेगोरिकली डिफीटेड देम। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो सबसे पहला इंडिया के अंदर फोकस हुआ था बंगाल के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल की जो 2 लड़ाइयां हैं। विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स। एंग्लो बंगाल वॉर्स क्यों हुई है, कैसे हुई है, कहां पे हुई है, क्या नहीं है। वॉर के बारे में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये जो 2 वॉर है ये हुई है 1757 और 1764 के बीच में। 1757 में नवाब ऑफ बंगाल जो है उसको डिफीट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1764 में नवाब ऑफ बंगाल को, नवाब ऑफ अवध को, और उस समय जो मुगल एम्परर था शाह आलम नाम होता था उसका, शाह आलम, उसको डिफीट कर देती है। ये पलासी वाली वॉर है और ये बुक्सार वाली, ये दोनों की दोनों। तो सबसे पहले पलासी वाली वॉर को देखते हैं कि पलासी में क्या वॉर होती है, क्या नहीं होती है। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। देखो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्सेस थे, सिराजुद्दौला, ये नवाब ऑफ बंगाल है 1757 में। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज रियली नेसेसरी। अब सुनो, बंगाल जो था उस समय इंडिया का सबसे फर्टाइल और रिचेस्ट ऑफ द इंडिया का सबसे फर्टाइल और सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था इन 1750s, इन 18th सेंचुरी, ठीक है, ये बहुत ही, इसीलिए तो बेसिकली ब्रिटिशर्स वहां पर उसको जोड़ना चाहते थे। अब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे और जो भी यहां पर काम करते थे, इनके यहाँ पे बढ़िया इन्होंने, क्योंकि पिछले 1600 सदी से शुरू रखे हैं ये, तो इन्होंने 150 साल के अंदर खूब बढ़िया बिजनेस बना लिया था। यहाँ पर अच्छे ट्रेडिंग काम करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे।
कंपनी ने मोर इंपॉर्टेंटली एक और कमाल का काम कर दिया था कि इन्होंने 1717 में एक रॉयल फरमान इशू करवा लिया था मुगल एम्परर से, जिससे कंपनी को फ्रीडम मिल गई थी टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन देयर गुड्स इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस। भाई 1717 में 1717 में फर्रुखशियार नाम का ये आदमी है, मुगल एम्परर, मुगल एम्परर, ठीक है। इस आदमी को कोई बीमारी थी जो कि एक ब्रिटिश डॉक्टर ने सही कर दी। ये इतना खुश हुआ कि इसने एक फरमान इशू कर दिया, इसने फरमान इशू कर दिया, ऑर्डर, जैसे चार्टर इंग्लैंड की रानी चार्टर करती थी, हमारे मुगल जो एम्परर थे वो फरमान इशू कर दिया करते थे। ये फरमान ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कोई टैक्स नहीं देगी, जरूरत ही नहीं है उसको टैक्स देने की, टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, टैक्स फ्री इंपोर्ट और टैक्स इंपोर्ट कर सकती है। दिस इज व्हाट हैपेंड। नाउ दिस इज अबाउट टू बिकम द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडिया प्रोबेबली एवर फेस्ड। व्हाई? हाउ? देखो, अब फर्रुखशियार की तो कोई छोटी सी बीमारी थी, वो डॉक्टर ने सही कर दी, मुझे समझ ये, और ऊपर से बंगाल जो कि रिचेस्ट था। अब धीरे धीरे उस समय जो बंगाल था वो एक नवाब के हाथों चलता था, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल चलाते थे, उस पर रूल करते थे। वो मुगल एम्परर की सुप्रीमेसी मानते थे, जो कॉइन्स थे वो मुगल एम्परर के नाम पे इशू किया करते थे, बट ऑफिशियल रूलर वही हुआ करते थे। नवाब ऑफ जो बंगाल हैं, ये जो 1704 से लेके 1757 तक जिनका राज चलता है बंगाल के ऊपर, दे आर कंसिडर्ड द रिचेस्ट एम्परर्स और द नवाब्स और द रूलर्स इन द हिस्ट्री। इतना पैसा था इनके पास, ये रिचेस्ट माने जाते हैं उस समय। 1700 सदी के जितने भी लोग रूलर्स, किंग, एम्परर हुआ करते थे पूरे विश्व में, दे वर वन ऑफ दी अमंग्स्ट दी रिचेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब देखो, नवाब है बंगाल के, इनके यहाँ पे ये फरमान इशू कर दिया 1717 में फर्रुखशियार, जो कि मुगल एम्परर है, पूरे देश का एम्परर है वो उस समय, कि ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स फ्री काम करेगी। और ये प्रॉब्लम परमानेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में कंसिस्टेंटली फिर चलती रही। नवाब के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि हमारे पास तो फरमान है टैक्स फ्री काम करने का, और नवाब कहता है कि ऐसे चलेगा नहीं, असली में नुकसान मेरा हो रहा है। देखो, कंपनी के सर्वेंट परमिटेड टू ट्रेड बट वर नॉट कवर्ड बाय दिस फरमान, ठीक है। तो कंपनी के जो पर्सनल, अगर कोई प्राइवेट अपना ट्रेडिंग करना था तो उनका अलाउड नहीं था, लेकिन ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्री कर सकती थी। ये फरमान जो था, कंपनी और बंगाल के बीच में प्रॉब्लम हो गई। पहली तो नॉर्मल वाली बात है कि भाई जो बंगाल के जो नवाब थे उनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा था स्पेसिफिकली, और उसके साथ साथ पावर टू इशू दस्तक फॉर द कंपनीज गुड वाज मिसयूज्ड बाय द कंपनी सर्वेंट। अब टैक्स कैसे इवेड करेंगे? तो जैसे भी कोई भी उनका कार्गो जाता था ईआईसी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक दस्तक इशू करते थे। दस्तक का मतलब होता है फ्री पास, पास। तो वो दस्तक कोई भी देखता था, तो जो भी उस समय नवाब के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे या जो भी चुंगी, जो भी कर इकट्ठा करते थे, वो उनको देखते थे कि हाँ ये फ्री हो गया, भाई दस्तक इशू करते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ये जो दस्तक है ये अपने प्राइवेटली भी इशू करने लग गए। कौन चेक कर सकता था? वहां पे कोई चेक नहीं कर सकता था, तो टैक्सेस अपने खुद भी प्राइवेट ट्रेड के भी इशू करने लग गए। जितने भी नवाब थे, मुर्शिद कुली खान से लेके अलीवर्दी खान तक, इस प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली पंगा करते थे, और वो कंपनी से लड़ाइयां भी करते रहते थे और दस्तक के मिसयूज को रोकने की कोशिश करते थे। फाइनली दिस सिचुएशन कम्स टुगेदर। अब देखो क्या नाम है, 1750s में बंगाल के अंदर दो चीजें याद रखना। ब्रिटिशर्स है कैलकाटा के अंदर, ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री जो ट्रेडिंग वाली है वो कैलकाटा के अंदर बना रखी है। साथ ही साथ यहां पर फ्रेंच भी है, अभी तक फ्रेंच पूरे बाहर नहीं निकाले गए हैं इज्जत से। फ्रेंच है चंद्रनगर में, ठीक है, फ्रेंच है चंद्रनगर में। एंड और एक हमारा नवाब है जो कि बंगाल का नवाब है। बंगाल के नवाब को इस बात की स्पेसिफिकली प्रॉब्लम हो रही है कि भाई आप अपने दस्तक को या फरमान को जो है मिसयूज कर रहे हो और टैक्स अवॉइड कर रहे हो। 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है और उसका जो ग्रैंडसन है सिराजुद्दौला, वो नवाब बन जाता है। देखो, अलीवर्दी खान के बारे में वी डोंट नीड टू मच इंफॉर्मेशन, बट हम जानते हैं कि 1741 में अलीवर्दी खान उस समय बिहार का गवर्नर हुआ करता था। तब इसने बंगाल का जो नवाब है सरफराज खान,
उसको मार के खुद को बेसिकली डिक्लेयर कर दिया सूबेदार ऑफ बंगाल, ये नवाब बन गया बंगाल का, ठीक है। उसके बाद ये रूल करता रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक का मिसयूज करने नहीं देता था। इन जनरल कुछ भी करते थे वो थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता रहता था पैसा। ये 1756 में इसकी डेथ हो जाती है और इसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला ये बन जाता है नवाब। नाउ वी आर हेडिंग फॉर दी वॉर। सिराजुद्दौला छोटा बच्चा था, ये 22 से 23 साल का लड़का हुआ करता था, और जब ये नवाब बनता है इसके सामने स्पेसिफिकली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो इसके खुद के कोर्ट में कुछ जयचंद हुआ करते थे। जयचंद का मतलब कि कुछ धोखेबाज लोग हुआ करते थे जो कि इसके अगेंस्ट ही प्लान कर रहे थे, जिसके नाम है जगत सेठ, ओमीचंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, एंड दे वर अपोज टू हिम। इनके नाम याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। व्हाई दे वर इंपॉर्टेंट, विल जस्ट टॉक अबाउट इट। एंड उसके बाद इसके पास स्पेसिफिकली बच्चा था, ये 20-22 साल का बच्चा था, यंग बच्चा, हॉट ब्लडेड बच्चा, एक्सपीरियंस इसके पास कुछ नहीं था, तो ये धीरे धीरे काफी ज्यादा इनसिक्योर रहता था, जिसकी वजह से इसने अपने जो भी विश्वास पात्र लोग थे उनको थोड़ा सा गुस्सा भी कर दिया। नाउ विल जस्ट रिपीट द सेम सिचुएशन। क्या है, 1756-57 में अलीवर्दी खान की, जो कि नवाब ऑफ बंगाल है पिछले 16 सालों से, उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो पोता है, ग्रैंडसन जो है सिराजुद्दौला, ये आदमी जो है नवाब बन जाता है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली इसको दो बातों से प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, वो दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं। He doesn't like it. And उन्होंने जो कलकत्ता की जो सिटी है उसको फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। There was a reason. आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फैक्ट्री बनाते थे जहां पे ट्रेडिंग व्रेडिंग किया करेंगे, ठीक है। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते थे उसके चारों तरफ, क्योंकि उस समय जो प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनीज होती थी, दे हैड टू हैड देयर ओन आर्मी, वो अपनी खुद की आर्मी लगती थी अपने को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो फोर्टिफाई करने लग गए कलकत्ता को। साथ ही साथ अभी हम ये भी जानते हैं कि फ्रांस का भी एक उसी प्रकार की फैक्ट्री थी बंगाल के अंदर, चंद्रनगर नाम की जगह पर, ठीक है। फ्रांस वाले भी फोर्टिफाई कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला जो नवाब है, उन्होंने इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस इंडिया कंपनी दोनों के दोनों को बोला कि बेसिकली आप ये फोर्टिफिकेशंस हटा दो। अब फ्रांस वालों ने क्या किया, बोला ओके, फ्रांस वालों ने ओबे कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हमने देखा 1751 में आरकॉट में फ्रेंच को हराया था। सो दे वर स्लाइटली एरोगेंट, और ये उनकी बात नहीं माने। ये बात हमारे सिराजुद्दौला से बर्दाश्त नहीं हुई। नवाब है वो, नया नया नवाब बना है वो, उसकी बातों को टाल दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो सिराजुद्दौला क्या करता है भाई, ये अटैक कर देता है कलकत्ता को, सीज ऑफ कलकत्ता उसको कहते हैं, एंड वेरी इजीली विंस ऑल्सो विद इन 1 डे, जीत भी जाता है। बट दिस क्रिएट्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके बारे में जरा ध्यान रखिए। क्या, जब सिराजुद्दौला अटैक करता है तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हिस्ट्री में, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। सिराजुद्दौला क्या करता है कि वहां पे जितने भी लोगों को पकड़ा गया था उनको इम्प्रिजन करता है, 146 लोगों को, एक बड़े से टाइनी से रूम में। और अगले दिन जब सुबह पता चलता है, इट वॉज अ वेरी स्मॉल रूम जिसके अंदर किसी प्रकार की वेंटिलेशन नहीं थी। रात को सबको उनके अंदर 150 लोगों को उस पतले छोटे से कमरे के अंदर कैद कर दिया जाता है। रातों रात 123 लोगों की डेथ हो जाती है। सिराजुद्दौला को खुद भी नहीं पता था, उसको भी अगले दिन पता चला जाता है। इस चीज को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल ट्रेजेडी हिस्ट्री में जानी जाती है ये। अब यहां पर स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई, ब्रिटिशर्स कलकत्ता को बेसिकली सिराजुद्दौला ने जीत लिया। बट ये क्या करता है कि उसके बाद इमीडिएटली अपने घर वापस लौट जाता है। इमीडिएटली घर वापस लौट जाता है ब्रिटिशर्स को, जो कि उस समय मद्रास में भी हुआ करते थे। मद्रास में भी उन्होंने फोर्टिफिकेशन अपनी फैक्ट्री बना रखी थी। वहां पे रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में है। कैसे पता हमको, क्यों? क्योंकि इसने अभी 1751 में वहां पे फ्रेंच को हराया है आरकॉट में, राइट। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए, एंड सिराजुद्दौला, ये रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है, कलकत्ता आता है, और ये वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि रॉबर्ट क्लाइव बड़ा ट्रेचरस, लाई, ऐसे मतलब कॉन्स्पिरेसी में यकीन करने वाला आदमी, ये जो सिराजुद्दौला की कोर्ट के जो खास बंदे थे उनको अपने साथ कर लेता है, और उसमें 4 इंपॉर्टेंट नाम, मीर जफर, जगत सेठ, अमीर चंद, घसीटी बेगम, और जो अभी हमने कुछ और नाम भी आपके सामने अभी भी देखे हैं,
ओमीचंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, इनको अपने साथ मिला लेता है। बेसिकली लालच दिया जाता है मीर जफर को। मीर जफर कौन था? सेनापति था। ये किसका सेनापति था? नवाब का, सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का सेनापति था। जब मीर जफर को उसने अपने सामने मिला लिया, अब सवाल ये होता है कि फिर कोई जीतेगा कैसे? दिस इज व्हाट द बैटल ऑफ प्लासी वाज। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला इज अ यंग किड, इज 22-23 इयर्स ओल्ड। इसके कोर्ट में ही बेसिकली इसके घर के भेदी है। जो कौन कौन है? मीर जफर, ये इसका सेनापति है। जगत सेठ, जगत सेठ का मतलब द बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली इट वाज अ कम्युनिटी ऑफ द बैंकर्स। ये उस समय के रिचेस्ट फाइनेंसर्स हुआ करते थे। अमीर चंद, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कौन है? ये सिराजुद्दौला की चाची है। ठीक है, ये सब के सब मिलकर रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव सिंपल बोलता है, बोलते कि सिराजुद्दौला को मार देंगे, सेनापति हो तुम, तुमको नवाब बना देंगे। एंड ही वाज लाइक कि ओके। तो बैटल ऑफ प्लासी होती है रॉबर्ट क्लाइव ऑफ सिराजुद्दौला के बीच में। बट सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी, जो कि मीर जफर हैंडल करता था, उसने बेसिकली उस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एंड हेंस रॉबर्ट क्लाइव वेरी क्लियरली वन दैट वॉर अगेंस्ट दी सिराजुद्दौला। इसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अंडर द डील मीर जफर जो था, इसको नवाब बना देना था और उसके साथ साथ कंपनी को इनाम मिलेगा। सो इंग्लिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ द प्लासी जून 23, 1757 को, ये तो पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी, इवन व्हेन बैटल वाज फॉट। और जब बैटल हुई, ऑब्वियसली इनवेरिएबली सिराजुद्दौला को पकड़ा गया और उसका मर्डर कर दिया गया। और जो ये मीर जफर, जो कि सेनापति था सिराजुद्दौला का, इसको बेसिकली नवाब बना दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी मिल गई 24 परगना की। 24 परगनाज वेस्ट बंगाल का एक एरिया है, उसकी जमींदारी मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। बैटल ऑफ प्लासी की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थी। क्यों? बिकॉज इट लेड्स द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया कि इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ लड़ा दो और उसके साथ खुद के फायदे उठा लो। एंड इट स्टार्टेड सो ऑन। अब देखो गड़बड़ कैसे स्टार्ट होती है। मीर जफर, ये आदमी नवाब बना है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के द्वारा। ठीक है, लेकिन 2-3 साल के अंदर ही समझ में आ जाता है। जो आदमी फॉरेनर है, जो बाहर का है, जो घर का नहीं है, वो धीरे धीरे तुम्हें परेशान करने ही लगता है। ठीक है, 2-3-10 साल में समझ में आ जाता है मीर जफर को कि ये इंग्लिश जो है ये अच्छे आदमी नहीं है। नेवरदलेस इसका जो सन इन लॉ है, इसका दामाद मीर कासिम, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का खास बन जाता है। और ब्रिटिशर्स जो है मीर जफर को हटा देते हैं नवाब से और मीर कासिम को बेसिकली नवाब बना देते हैं। फिर दोबारा से सेम सिचुएशन। मीर कासिम क्या करता है कि जो बाकी ड्यूज थे, बचे हुए थे ड्यूज, वो पे करेगा। उसके साथ साथ 5 लाख रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा। एंड मीर कासिम की जो एनिमी होंगी वो ब्रिटिशर्स की एनिमी, मीर कासिम के फ्रेंड जो ब्रिटिशर्स के फ्रेंड। नवाब की टेरिटरी में ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे, ब्रिटिश की टेरिटरी में नवाब नहीं रहेंगे। और जो ये मीर जफर था, इसको 1500 रुपए की पेंशन दे दी। और मीर कासिम अपनी मुर्शिदाबाद की जो कैपिटल थी उसको छिपा के मुंगेर ले गया, ताकि बेसिकली ब्रिटिशर से थोड़ा सा दूर हो जाए। ये वाली प्रॉब्लम थी। चलिए 1760 में अब बैटल ऑफ बुक्सार आती है। बैटल ऑफ बुक्सार में क्या सिचुएशन है? इंपीरियल फरमान है इंग्लिश कंपनी के पास, ये पहले से एक ऑर्डर इशूड है कि दे विल नॉट पे एनी ट्रांजिट ड्यूज और दी टोल। ये प्रॉब्लम हो गई। तो अगर हम देखें कहानी किस प्रकार से चल रही है, 1757 में सिराजुद्दौला को धोखा दिया जाता है और मीर जफर जो कि सेनापति है नवाब बन जाता है। तो ये 1757 से 1760 तक नवाब है। 1760 में ये इसका तंग आ जाता है, ब्रिटिशर्स भी इससे तंग आ जाते हैं, ब्रिटिशर्स को भी ये पसंद नहीं आता है। तो इसी का दामाद मीर कासिम को ब्रिटिशर्स नवाब बना देते हैं। मीर कासिम और सामान दे देता है उनको, और पकड़ा देता है चीजें। ठीक है, मिदनापुर उनको दे देता है, चिटागोंग उनको दे देता है ब्रिटिशर्स को।
ठीक है। मीर कासिम भी बेसिकली फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स से परेशान हो जाता है, उसको भी ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। तब मीर कासिम ये सोचता है कि मैं नवाब हूं, मैंने ब्रिटिशर्स को टेरिटरीज दी है, मैंने पैसा दिया है, मैं उनको टेरिटरीज दे रहा हूं, तो अब वो कोशिश करता है कि ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस को कंप्लीटली हटा दिया जाए और मैं फुल फ्लेजेड नवाब बन जाता हूं। दैट इज व्हाट एक्चुअली लीड्स टू द बैटल ऑफ बुक्सार, जो कि फिर फाइनल है। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स किसी की नहीं सुनते। सो मीर कासिम इन द होप कि अब मैं फुल फ्लेजेड नवाब बन जाता हूं और ताकि मेरे को ब्रिटिशर्स की पैरामाउंसी नहीं सहन करे, वो डील करता है अवध के नवाब से, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब बनाया हुआ है, और शाह आलम टू जो कि उस समय मुगल एम्परर है। ठीक है, मुगल एम्परर है। याद रखो कि 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हो चुकी है, जिसमें मराठास को डिफीट किया जा चुका है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। ये तीनों मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ बुक्सार, जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से जो लीड करता है उसका नाम है मेजर हेक्टर मुनरो। इंपॉर्टेंट नेम है। एट बुक्सार ऑन अक्टूबर 22 1764। अगेन ये वार भी बेसिकली ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ये दोनों की दोनों इंग्लिश इसके बाद ग्रेट पावर बन जाते हैं एंड नाउ दे हैव बिकम द कंटेंडर्स, कि अब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनेंगे ही बनेंगे इनवेरिएबली। अगर कोई बैटल ऑफ बुक्सार टाइम मशीन लेके वापस चला जाके इसको बदलने की कोशिश कर दे या इसको बदल दे, तो ब्रिटिशर्स विल एंड शैल नॉट बी एबल टू रूल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बट यस, मीर जफर जो कि ये ससुर जी हैं, मीर कासिम के ससुर हैं, ये नवाब बन जाते हैं दोबारा से। फिर दोबारा से इनको बना दिया जाता है। मिदनापुर, बुर्दवान और चिटागोंग अंग्रेजों को दे देते हैं कि वो अपनी आर्मी मेंटेन करे। याद रखने पड़ेंगे आपको ये MCBC, ये बेसिकली 3 टेरिटरीज हैं, और इसके साथ साथ 24 परगनाज जो कि 1757 में दिए गए थे ब्रिटिशर्स को जमींदारी के लिए, और उसके बाद 1763 में मिदनापुर, बुर्दवान और चिटागोंग भी अंग्रेजों को दे दिया जाता है उनकी आर्मी की मेंटेनेंस के लिए। ये दोनों वॉर के बाद फिर चैप्टर खत्म हो गया था, याद रखिए। लेकिन बैटल ऑफ बुक्सार का बेसिकली फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? बैटल ऑफ बुक्सार से साइन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, देखिए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, रॉबर्ट क्लाइव फिर आता है और बोलता है कि 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज इलाहाबाद पे साइन करता है। एक तो नवाब ऑफ अवध के साथ, क्योंकि अवध वाले को ही डिफीट किया है, और दूसरा मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ। अब नवाब जो शुजाउद्दौला है, इसने तो स्पेसिफिकली इलाहाबाद को, नवाब शुजाउद्दौला ये अवध वाला, ये इलाहाबाद अवध में आता था, लेकिन वो वापस बेसिकली शाह आलम को सरेंडर कर दिया गया। 50 लाख रुपए की इसको फाइन भरना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और शाह आलम टू जो कि अगेन वो भी डिफीटिंग पार्टी का ही आदमी था, अब वो इलाहाबाद में रहेगा कंपनी की प्रोटेक्शन में। ठीक है, इसके बाद एक फरमान भी इशू करवाया उससे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगी। ये भाई वर्ल्ड की ये पूरे अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। बैटल ऑफ बुक्सार में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय के मुगल एम्परर शाह आलम टू को डिफीट किया, तो इस डिफीट के बाद वो शाह आलम टू से दीवानी ले लेते हैं। किस चीज की? प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, ओडिशा की। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू राइट्स, कि मतलब आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे के पूरे जो कि इंडिया का सबसे फर्टाइल और रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसका सारा रेवेन्यू वो कलेक्ट करेंगे। और करना क्या है उनको, कि वो मुगल्स को सिर्फ 26 लाख रुपए देंगे और 53 लाख रुपए टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर निजामत फंक्शंस, डिफेंस ऑफ द सेड प्रोविंसेस, और बेसिकली 53 लाख रुपए का और खर्चा जो कि निजामत फंक्शंस के लिए। सो 2 वर्ड आप याद रखिए, कौन कौन से? एक तो हो गया निजामत और एक हो गया दीवानी। तो सबसे पहले बैटल ऑफ बुक्सार का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए हैं पूरे के पूरे बंगाल, बिहार, प्रेजेंट डे ओडिशा के। दीवानी राइट्स का मतलब कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे वो 53 लाख रुपए देते हैं और उनको निजामत के भी राइट्स मिल जाते हैं। निजामत का मतलब मिलिट्री, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब कि जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी मिल जाते हैं। अब देखो, नोटिस करो इस बात को कैसे कैसे। ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, ये ट्रेडिंग कंपनी है, इसको सिर्फ ट्रेड करना है, लेकिन धीरे धीरे कैसे कैसे आगे बढ़ा है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद इनको जमींदारी मिल जाती है 24 परगनास की,
ठीक है। उसके बाद बीच में कभी कभी इनको 3 और जगह मिल जाती है जहां पे अपनी आर्मी मेंटेन कर सकते हैं। मिदनापुर मिल सकता है, बुर्दवान मिल जाता है, चिटागोंग मिल जाता है। एंड बैटल ऑफ बुक्सार के बाद इनके पास दीवानी राइट्स आ जाते हैं, यानी कि अब ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग पहले से ही हैं और अब ये रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे और मुगल एम्पायर को सिर्फ उसमें से 23 लाख रुपए दे देंगे। अब ये जो दीवानी थी, जब इस समय 1764 में ब्रिटिशर्स को मिली, टोटल रेवेन्यू बंगाल का हुआ करता था 4 करोड़ का, और उसमें से सिर्फ 26 लाख, माय बैड, 26 लाख जो था वो बेसिकली मुगल्स को देना पड़ता था, और बाकी सारा का सारा जो रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जेब में चला जाएगा। दैट इज 4 करोड़ रुपीज एट दैट टाइम। मतलब उस समय ये समझ लो कि 4000 करोड़ रुपए के बराबर का मैटर हुआ करता था ये। अब ये वाली जो प्रॉब्लम हो गई, तो 1765 से लेके 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कर दिया, कंपनी का और नवाब का। मतलब कि दीवानी और जो निजामत थी, ये दोनों की दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चलेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और निजामत भी उनके पास चलेगी। पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस का भी बेसिकली कंट्रोल जो हो गया कंपनी के पास आ गया। कंपनी दीवानी राइट्स मिलती थी, और निजामत कैसे करती थी कि डिप्टी सूबेदार, उस समय आप डिप्टी सूबेदार का मतलब कि उस समय का जो कमिश्नर है, जो कि पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस को एस्टेब्लिश करता है, वो जो बंदा होता था उसको हमेशा कंपनी नॉमिनेट करती थी, और उसके बिना उसको हटाया नहीं जा सकता था। कंपनी के पास एम्परर के द्वारा दीवानी राइट मिल गए थे, और निजामत के मिल गए थे सूबेदार ऑफ द बंगाल के द्वारा, राइट, क्योंकि सूबेदार बेसिकली उसी को करते थे। तो ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, एक तो नवाब है, ठीक है, नवाब रहेगा वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। इसको कहते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ये रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया, और अब रॉबर्ट क्लाइव फुल फ्लेजेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया, एंड इट ऑब्वियसली प्रूव डिजास्टर्स फॉर द पीपल ऑफ बंगाल। इट वाज ए वेरी सिंपल सिचुएशन, होना ही था। दीवानी राइट्स भी मिलेंगे, निजामत राइट्स भी मिलेंगे, बंगाल कंपनी के हाथ में था, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन ट्रेजरी मिल गई थी। निजामुद्दौला के पास ट्रेजरी नहीं थी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इसको कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल से संबंधित था। एक बार अगर हम इस चीज को रिवाइज करें तो स्पेसिफिकली सिचुएशन को देखो कि हुआ क्या है अभी तक। 1600 सेंचुरी के अंदर एक कंपनी बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करना। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में आती है ट्रेडिंग करने के लिए, और जो मुगल एम्परर्स उस समय है उनसे किसी प्रकार के ट्रेडिंग राइट्स लेने की कोशिश करती है, और इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, भारत के आर्टिसंस का खुद फायदा होता था। तो मुगल एम्पर ऑब्वियसली दे वर नॉट अ थ्रेट, दे वर जस्ट सिंपली ट्रेडर्स। ये काम करते रहते हैं धीरे 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 धीरे, और इनका उद्देश्य स्टार्ट होता है फैक्ट्री स्टैब्लिश करके, एक ऐसी जगह जहां पर ये अपना मैन्युफैक्चरिंग का या फिर रॉ मटेरियल का जो है वो सामान रखा करते थे। इंडिया के ट्रेडर्स जाते थे वहां से एक्सचेंज करने के लिए, ये ट्रेड करते थे, एक्सचेंज करते थे। बट ये जो फैक्ट्रीज होती थी, ये फैक्ट्रीज कभी कभी फोर्टिफाई करने की जरूरत पड़ने लग गई, और ये जो कंपनीज थी ये अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी मेंटेन करने लग गई, इन द प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिकली इनकी कहीं ना कहीं जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थे उनके साथ लड़ाई हो जाती थी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जब इनके शिप यूरोप से आते थे तो दूसरी कंट्री जैसे फ्रांस वाले इंग्लैंड के ऊपर हमला कर देते थे। तो ये आर्मी बेसिकली, आर्मी और प्राइवेट कंपनी उस समय का मोमेंट था। मतलब दिस वाज अ नॉर्मल सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ द कंट्रीज एट दैट टाइम। ये बनती रहती है धीरे धीरे। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट होता है। मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, साथ में बड़ी सारी सी रीजनल पावर्स डेवलप हो जाती है। रीजनल पावर्स जो कि ये सब की सब पहले मुगल्स के अंदर थे, लेकिन मुगल्स की डिक्लाइन के बाद ये मोर और लेस इंडिपेंडेंट फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम फोकस करते हैं बंगाल के ऊपर। बंगाल में नवाब का जो सिस्टम था ये काम मुगल्स के लिए करता था, लेकिन मुगल्स की पावर डिक्लाइन होने के बाद इंडिपेंडेंटली ही फंक्शन करता था। उनकी सुप्रीमेसी को मानते थे, मुगल्स के नाम पर ही कॉइन्स इशू किया करते थे, बट ही वाज फंक्शनिंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये जो नवाब थे, इनकी और ब्रिटिशर्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कब? जब 1717 में फर्रुख शियार, उस समय जो मुगल एम्परर था, उसने एक फरमान इशू कर दिया खुशी खुशी में अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को,
कि तुम बिना किसी टैक्स के काम कर सकते हो, बिना किसी टैक्स के काम करो, अपना फुल एंजॉयमेंट करो। और ये जो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम थी कि ये फरमान इशू हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने लोगों को दस्तक इशू कर देते थे, फ्री पास इशू कर देते थे, क्योंकि अब उनको टैक्स नहीं लगता था। ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी इसका खुल के मिसयूज। अब इस चीज का मिसयूज होने लग गया। नाउ दिस बिकेम ए प्रॉब्लम। अब ये जो बात है इस चीज से बर्दाश्त से बाहर हो गई। हमारे नए जो 1756 में नवाब बनता है सिराजुद्दौला, इसको लगा कि ये मैं खत्म करूंगा, ये बहुत हो गया, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और सिराजुद्दौला जब 1756 में नवाब बनता है तो ये ब्रिटिशर्स को बोलता है, जिनके पास उस समय कलकत्ता नाम की सिटी इन्होंने फोर्टिफाई कर रहे थे। छोटे से, उस समय कलकत्ता नहीं था, 3 गांव हुआ करते थे, छोटे छोटे गांव थे, और वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना रखी थी ब्रिटिशर्स ने, जिसको वो फोर्टिफाई करने लग रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको फोर्टिफाई करना बंद करो। वहां पे उस समय फ्रांस वाले भी थे, चंद्रनगर में, बोला कि ये फोर्टिफाई बंद करो। फ्रांस वाले तो मान गए, ब्रिटिशर्स वाले नहीं माने। सिराजुद्दौला ने अटैक किया कोलकाता के ऊपर, एंड दिस ऑल्सो लेड टू एन इंपॉर्टेंट ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। और वो ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद मद्रास में उस समय जो कि गवर्नर हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, रॉबर्ट क्लाइव, वो एक आर्मी के साथ जाता है कलकत्ता, जहां पे कंसीट के साथ वो जो सिराजुद्दौला के कोर्ट के पहले से ही जो लोग थे, जिसमें स्पेसिफिकली मीर जफर जो कि उस समय आप समझिए सेनापति जो था, उसको अपने साथ मिला लेता है। दे फाइनली मीट ऑन द 23rd of June 1757। द वॉर वॉज ऑलरेडी लॉस्ट। सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट आदमी निकलता, हो सकता है वॉर होती तो मोस्ट प्रोबेबली रॉबर्ट क्लाइव से वो जीत भी जाता। रॉबर्ट क्लाइव के बंदे ज्यादा नहीं थे और इसकी आर्मी ज्यादा बड़ी थी, जीतने की फुल संभावना थी, लेकिन दैट वाज ऑब्वियसली। इसके बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और जो ये मीर जफर है इसको बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल, और ये जमींदारी दे देता है 24 परगनास की अंग्रेजों को। लेकिन मीर जफर भी बहुत खुश नहीं था अंग्रेजों से। उन्होंने कहा कि भाई मैं जीता हूं, नवाब अपनी मर्जी से जीता हूं, मैं नवाब बना हूं, मैंने अपने क्या नाम है जो नवाब थे उनको धोखा दिया, इसमें तुम्हारा कौन सा बड़ा काम हो गया, तो तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो धीरे धीरे ये 1757 से लेके 1760 तक अंग्रेजों से तंग आ गया, अंग्रेज इससे तंग आ गए। अंग्रेजों ने इसी के दामाद को, मीर कासिम को बेसिकली नवाब मंगा दिया। मीर कासिम भी बेसिकली अंग्रेजों से बहुत खुश नहीं था, और वो जो दस्तक और फरमान का जो मिसयूज चल रहा था वो चल ही रहा था। मीर कासिम ने बहुत रेडिकल स्टेप भी लिया। इसने क्या किया कि जितने इंडियन ट्रेडर्स थे, बड़ा रेडिकल स्टेप है, मतलब दिस इज समथिंग, इंडियन ट्रेडर्स के भी टैक्स माफ कर दिया। बोले कि फरमान का कोई मिसयूज करेगा ही कैसे जब किसी का भी टैक्स नहीं लगेगा, सो ताकि इक्वल फुटिंग पर आ जाए। एंड दैट ऑब्वियसली वुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टेबल टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स अब बेसिकली इंडियंस के साथ इक्वल ट्रीट नहीं होना चाहते थे, उनको स्पेशल कंसेशन मिल चुका था, सो दे वांटेड द स्पेशल कंसेशन। तो फिर मीर कासिम के साथ उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मीर कासिम को लगा कि अब अगर मुझे जीतना है तो मीर कासिम ने अवध के नवाब के साथ और उस समय जो शाह आलम मुगल एम्परर था, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड इट लेड टू दी बैटल ऑफ बुक्सार, जिसमें हेक्टर मुनरो ने इन सबको डिफीट कर दिया। और फाइनली फिर जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने की इनके साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की 2 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, क्या कि जो शाह आलम है वो अब इलाहाबाद में रहेगा और उसमें बेसिकली वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेक्टर, मतलब उसको प्रोटेक्ट करेंगी, मतलब ही वुड नॉट बी एनी एम्परर, वो घर मतलब हाउस कैद करके उसको रख दिया गया। एंड दीवानी राइट्स, मोर इंपॉर्टेंटली दीवानी राइट्स जो हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो है वो चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। एंड धीरे धीरे फिर उन्होंने निजामत के भी राइट्स ले लिए। तो दीवानी राइट्स मिले, रेवेन्यू हुआ। ये तो थे कि ये 23-26 लाख हैं जो मुगल एम्परर्स को पे किया करेंगे, बाकी सारा रेवेन्यू हम रखेंगे, विच वाज 4 करोड़ एट दैट टाइम। फिर इन्होंने निजामत भी खरीद लिए, बोले कि ये 53 लाख रुपए लो, लाओ निजामत भी हमको ही दे दो। निजामत किसको दिया? नवाब को निजामत। So now they had the administration, and see, this is how they became a political power. They were a trading company. Now they have the revenue rights, and then they got the administration and the justice right. उस समय किसी को पता नहीं था कि इसका क्या रिजल्ट होगा, बट अब ये दोनों चीजें मिल ही गई। A private trading company actually become a state now.
इसके बाद फिर बेसिकली कुछ रोकने वाली चीजें नहीं थी, दैट इज इट। फिर इसके बाद कोई रोक नहीं सकता था। नाउ इसी स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे, जो जो हमने सारे के सारे देखे हैं कि स्पेसिफिकली मराठास, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमें 3 एंग्लो मराठा वार्स के बारे में पढ़ना है, मैसूर जो 4 एंग्लो मैसूर वार है, और पंजाब जो एंग्लो सिख वार है, एंड दैट वुड एक्चुअली एंटेल द कंप्लीट एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है स्पेक्ट्रम का। सो टुमारो वी विल बी डूइंग द मैसूर एंड द पंजाब एंड द फर्दर कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। हमारे पास स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाकर अगर आप चेक करेंगे तो यूपीएससी और आईएएस के लिए प्रीलिम्स और मेंस के सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है, सारे के सारे जो टॉपिक्स है, इसी प्रकार के कोर्सेज में आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो, यू शैल एंड यू कैन यूज दिस कोड एज amit33 बिकॉज इट विल गिव यू 33% ऑफ द डिस्काउंट। सो जो यूपीएससी का हमारा जो कोर्स है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे, वो अगर 20,000 रुपए का है, अगर आप ये कोड लगाकर खरीदोगे सो यू विल गेट 33% डिस्काउंट, यानी कि उसमें से 6,500 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। फॉर एनीथिंग एल्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सो यूज दिस टेलीग्राम ग्रुप where you will get the PDFs of the history classes of the spectrum. And if you have any other question, you can also hit me on the Instagram handle. Tomorrow we will see you in the class where we will be discussing about the Mysore and the East India Company, Marathas and the East India Company, Punjab and the East India Company. How basically within 100 years Britishers became the dominant political force of India. Till then, have a very nice day.